अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। आज हमारा जी लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर 1 हम अपना डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक अश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अश्योरेंस से क्या मुराद है। फिर हमने अश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, रीज़नेबल अश्योरेंस है, लिमिटेड अश्योरेंस है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती क्योंकि उसकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ नेचुरल कुछ लिमिटेशंस हैं, इंसानों की भी, टाइम की भी, कॉस्ट की भी, जिसकी वजह से 100% हम परफेक्शन नहीं दे सकते किसी भी चीज़ में। ठीक है। देन हमने थोड़ा मज़ीद डिस्कस किया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होते हैं वो क्यों हो रहे होते हैं। देन हम बात करने जा रहे हैं जी अपने ऑडिटर्स की कि ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट होते हैं। ये अभी फ़िलहाल कंपनीज एक्ट के एंगल से बातें हो रही हैं। ये जो अभी आज कल जो हमने की है लास्ट लेक्चर में, और आज जो हम जिसको कंटिन्यू करेंगे, ये कंपनीज एक्ट 2017 की बातें हैं कि ऑडिटर किस तरह अपॉइंट होगा। ठीक है। अभी तक जो है आपका आइजाज जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो अभी हमने ऐसे स्टार्ट नहीं किए। हाँ, थोड़ा सा बेसिक हमने आइडिया लिया इंश्योरेंस वगैरह का, बट ऐसे अभी आइजाज आपके स्टार्ट नहीं हुए। तो फिलहाल हम बात करें जी कंपनीज एक्ट 2017 की, क्योंकि कानून जो है वो कंपनी से रिक्वायर करता है कि आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, जो कि हमने कैफ 7 में भी पढ़ा है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है। ये सेक्शन 234 होता था, वैसे तो ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक आपके सिलेबस का पार्ट है, तो उस हवाले से उनके अलावा हर तरह की जो कंपनी है, मतलब जो सिंगल मेंबर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिस्टेड अनलिस्टेड व्हाटएवर, सब ने ऑडिट करवाना है। इन एक जो एक किस्म बता दी गई है उनसे हटके। ठीक है जी। तो अब कंपनीज एक्ट ही बता रहा है कंपनीज को कि भाईजान आपने अपना ऑडिटर कब अपॉइंट करना है। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि ज़बरदस्ती भाग भाग के कहे कि मुझे अपॉइंट करे। नहीं भाई, कंपनीज ने कब अपॉइंट करना है उसकी बात होने लगी। तो भाई कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि जी आपके अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो एक तो आपके हो जाएंगे जी फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है। एक आपके हम कह सकते हैं जी सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट का मतलब पहले के बाद जितने भी होते हैं वो क्या हैं, आपके सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स में आ जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी से मुराद क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कैफ 7 आप पढ़ के आए हैं या पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया है। कैजुअल वैकेंसी से मुराद है जो एक तो प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट का टाइम होता है ना कि आपने इस ड्यूरेशन तक रहना है। अगर उससे पहले कभी भी ड्यूरेशन खत्म हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, डेथ हो गई है, रिज़ाइन कर दिया है, निकाल दिया गया है, रिमूवल हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है, इन एलिजिबल हो गए हैं जी, अब तो ये सारा कुछ कैजुअल वैकेंसी कहलाता है, मतलब अचानक जो कुछ हो गया। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये 3 तरह के सिनेरियोज हैं हमारे सामने। अच्छा जी, फर्स्ट केस के अंदर हमने कहा था कि जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, ये जी बोर्ड इसको करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अपॉइंट करते हैं विद इन कितना, 90 डेज। 90 डेज ऑफ व्हाट, ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से 90 दिन के अंदर अंदर भाईजान आपने अपॉइंट करना है। अब ये कौन कौन सी कंपनी, किस तरह की कंपनी, हर तरह की कंपनी के लिए सेम चीज है, चाहे लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, आपकी सिंगल मेंबर है, प्राइवेट है, व्हाटएवर, सब के लिए सेम चीज है कि आपने विद इन 90 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि भाईजान उसने क्या करना है, इसको अपॉइंट कर देना। आइए बात समझ। अब इनकी जो मुद्दत मुलाजमत कह लें या इनकी जो अपॉइंटमेंट की मुद्दत है, टाइम है, वो कब तक है, मतलब है कि ये ऑडिटर साहब कब तक ऑडिटर हैं। यहां से एक वैसे और कॉन्सेप्ट निकलता जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। अभी तक शायद आपने लाइफ में, मतलब जब से आप सीए में हैं तो ऑडिटर बड़ा सुना होगा ना कि सीए ऑडिट करते हैं, तो आपके माइंड में हमेशा आता होगा 30 जून के बाद ऑडिट के लिए जाते हैं, यही आता होगा ना माइंड में, मतलब वॉट एवर द फाइनेंशियल ईयर एंड इज, फॉर एग्जाम्पल 30 जून है तो 30 जून के बाद जाते हैं ऑडिट करने। दिसंबर ईयर एंड है तो आप सोचते होंगे या 31 दिसंबर के बाद जाते होंगे, यही आता होगा मेरे ख्याल में माइंड में। ऐसे जो जब तक हमने नहीं ऑडिट पढ़ा वो तो हमारे माइंड में भी आता था कि यार जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाती हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड जब खत्म हो जाता है उसके बाद ऑडिटर जाता है, आमतौर पे यही माइंड में आता है। बट अब यहाँ से कानून एक बात कर रहा है, तो कानून की मदद से हमें एक और कन्फ्यूजन भी हो गई है, या हम अगर कहें कि हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने लगे हैं तो मेरे ख्याल में वो भी दुरुस्त है। क्या बात है, यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो होगी टिल द एंड ऑफ फर्स्ट
एजीएम, फर्स्ट एजीएम जो विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी होती है कंपनी की कैफ 7 में, ठीक है। उसके एंड तक, मतलब है कि वो मीटिंग जब तक एंड नहीं होती ये बंदा रहेगा। अच्छा, एंड तक से मुराद है कि अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल आज है, लेट्स से एग्जाम्पल किससे बात करते हैं, मिसाल के तौर पे जी कोई कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 29 मार्च को 2023 को, लेट्स से, ठीक है। ये कंपनी भाई इस डेट पे क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। अब इसके 90 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर साहब अपॉइंट होने चाहिए। 90 डेज बना ले, 2 इधर से आ गए, ठीक है। और अप्रैल के कितने होते हैं, 30 अप्रैल तक ही होते हैं ना, हाँ 32 हो गए, 31 मई हो गए, उधर से कितने हो गए, 63 डेज हो गए, और ऊपर 27 हमें और चाहिए, मतलब 27 जून, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 27 जून तक इसके अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए था। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपॉइंट कर लिया लेट से 25 जून को जाके। और फॉलो कर रहे हो गल, नहीं कर रहे तो थोड़ा पीछे जाके दोबारा सुन लो, रिकॉर्डेड का ये फायदा है। तो भाई 25 जून को लेट से अपॉइंट कर लिया। अब कानून की शिक के मुताबिक ये बंदा जो है, जो 25 जून को अपॉइंट हुआ है, ये अपॉइंटेड रहेगा टिल द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम। अब ये कंपनी आप लोगों को पता है 29 मार्च 2023 को बनी है, तो कानूनी तौर पे इसकी फर्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, मैक्सिमम डेट क्या है, 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सही है। तो आप ये कर लें भाई, मार्च से अगला मार्च, 12 महीने हो गए, 29 मार्च 2024 तक 12 माह हो गए, और उसके बाद आपका 29 अप्रैल, 29 मई, 29 जून, 29 जुलाई, है ना। तो 29 जुलाई मेरी बर्थडे से 2 दिन पहले तक, सही है। यहां तक एजीएम मैक्सिमम डिले हो सकती है, इससे आगे एजीएम नहीं जा सकती अनलेस आप एक्सटेंशन ले ले, वो एक अलग बहस है। तो आमतौर पे एजीएम जो है, फर्स्ट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, वो कब हो जानी चाहिए इस कंपनी की, 29 जुलाई 2024 तक, सही है। लेट्स सपोज कंपनी ने सोचा भाई कि हम अपनी एजीएम कर लेते हैं 27 जुलाई को, विद इन टाइम ही कर रही है ना, कोई मसला नहीं है सर, वेल एंड गुड। अब इस शिक के मुताबिक ये जो ऑडिटर साहब अपॉइंट कब हुए थे, 25 जून को अपॉइंट हुए थे, ये भाईजान कब तक अपॉइंटेड है, जब तक ये 27 जुलाई वाली जो एजीएम है, हो सकता है उसी दिन ही खत्म हो जाए, हो सकता है पोस्टपोन होती जाए, एडजर्न होती रहे, पता है ना एडजर्न में पड़ी हुई है, एडजर्न होती रहे, आगे जाके जब भी कभी ये एनुअल जनरल मीटिंग ये वाली एंड होगी, लेट से उसी दिन ही खत्म होगी। तो भाईजान ये उस डे के एंड तक ये वाला बंदा क्या है, ऑडिटर है। वो गल कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे बात। अब मैं जो नुक्ता बीच में से निकालने लगा हूं उसको समझना है, फिर सीधी डेटों की बातें हैं ना। तो इसका मतलब है कि 27 जुलाई की शाम तक, लेट से 5 बजे एजीएम बंद खत्म होने लगी है, दरवाजे बंद हो गए, अब जाके ये वाला बंदा ऑडिटर नहीं रहा। आप सब्सिक्वेंट ऑडिट के अंदर हम अभी पढ़ लेंगे कि नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि यही वाले बंदे को आप दोबारा अपॉइंट कर लें, तो भाई यही वाला ही आगे कंटिन्यू कर लेगा। अगर आप इसको अपॉइंट नहीं करते, किसी और बंदे को आपने अपॉइंट कर लिया, तो इसका मतलब ये जो 25 जून वाला था, ये 27 जुलाई की शाम को इसका सूरज भी क्या हो गया, ग्रुप हो चुका है। आगे समझ, अब किसी और बंदे का तुलू हो गया, ठीक है। लेकिन पुराना भी अपॉइंट हो सकता है, सही है। अच्छा, अब बात असल में यहां पे ये है कि सर ये जो 25 जून कब हुआ था, 25 जून 2023 को एक बंदा 25 जून 2023 को अपॉइंट हुआ था। अब वो ऑडिटर है टिल 27 जुलाई 2024। इसका मतलब हम इसको कहेंगे यू आर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम, ये बार बड़ी अहम है, फ्रॉम 25 जून 2023 टिल 27 जुलाई 2024। अभी तो नहीं हमें पता ना कि 27 जुलाई को इन्होंने करनी भी है कि नहीं, ये तो है जब डेट आ जाएगी। हमने उसे कहा कि भाईजान आप इस मुद्दत के लिए थे, इसका मतलब है कि बीच में अगर कोई डेट आ रही है, लेट्स से 8 सितंबर 2023, क्या वो ऑडिटर था। अगर कोई डेट आ रही है 11 नवंबर 2023, क्या वो ऑडिटर था, वो था। डेट आई है 29 जनवरी 2024, क्या वो ऑडिटर था, वही बंदा ऑडिटर था। डेट आई बीच में 14 फेब 2024, ठीक है, आपकी पसंदीदा डेट, क्या वो बंदा ऑडिटर था, वो ऑडिटर था, ठीक है। 27 मार्च 2024 आ गई, क्या वो ऑडिटर था। बीच में डेट आई बाद में 29 जुलाई 2024, 29 को वो नहीं है क्योंकि एजीएम हो चुकी। बात कर रहे हैं फॉलो,
बात करने का मकसद क्या है? मकसद बात करने का ये है कि भाईजान आप लोगों के माइंड में अभी तक एक चीज़ होगी कि ऑडिटर साहब सिर्फ शायद फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जाके आते हैं। नहीं सर, ऑडिटर एक ऑफिस है। ऑफिस से मुराद गया उसको एक जगह दे दी गई है। हाँ, उधर आके बैठे ना बैठे अलग बात है, और आमतौर पर वैसे प्रॉपर ऑफिस बना के दिया जाता है। ऑफिस से मुराद गया उसका ओहदा है, ठीक है, उसके पास एक ओहदा है, और ये ओहदा जब से वो अपॉइंट हुआ है अगली एजीएम तक उसके पास है, अनटिल और अनलेस कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए, ठीक, उसको निकाल दो या वो रिजाइन कर दे, व्हाटएवर द रीजन, दूसरा कोई बात आ रही है समझ, वो बंदा बीच में भी ऑडिटर है। अब फिर आपके माइंड में नन्हे मुन्ने से अभी माइंड है, तो भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर क्या करता होगा बीच में ये ऑडिट? तो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद स्टार्ट होता है। तो सर जी फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद स्टार्ट नहीं होता। आज आप फिलहाल माइंड में अपने एक बात ये बिठा लें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पीछे भी एक लेक्चर में कहा था कि ऑडिट को फेज वाइज पढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर फेज वाइज आप नहीं पढ़ रहे, या अगर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, तो वो टीचर भी जुल्म कर रहा है आप लोगों पे, और आप भी अपने आप पे जुल्म कर रहे हो भाई। क्योंकि ऑडिटर ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जाके भाई ऑडिट नहीं करना, उसने पहले प्लानिंग भी करनी है। और आम तौर पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ बिग ऑडिट्स, जो बड़े बड़े ऑडिट्स होते हैं, उसमें फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने से पहले सारी प्लानिंग हो जाती है कि भाई जान ऑडिट किस तरह करना है, इसका जाके कहां से स्टार्ट करना है, किस बंदे ने क्या 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 करना है। इसीलिए हम लोग इस क्लास में फेज वाइज पढ़ेंगे। प्लानिंग सबसे पहले पढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे, देन जाके फाइनलाइज करेंगे। भाई जान पता तो चले पहले प्लान किया था, उस प्लान के मुताबिक हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, उस एग्जीक्यूशन से जो नतीजा निकला है वो फाइनलाइजेशन में जाकर रिपोर्ट की सूरत में आपके सामने रखेंगे। बात आ रही है समझ? ऑडिटर जो होता है फुल टाइम के लिए अपॉइंट होता है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपॉइंट नहीं होता। ये बात बड़ी अहम है, इसको जहन में आपने रखना है। ये मतलब कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों के यूज भी होनी है, ठीक है जी। तो खैर ये भाईजान टिल द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम आपके रहेंगे। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ें जी। अब किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज साथ सर पूछ लेनी है आपने। तो सर हम थे सब्सिक्वेंट ऑडिटर के ऊपर। इसमें हमने क्या कहा, एवरी कंपनी शेल एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, इसमें भाई कौन करता है अपॉइंट? फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड। क्योंकि लॉजिकल सी बात है कि जल्दी जल्दी करना होता है। एजीएम तो बैठ रही है साल बाद जाके, 16 महीनों बाद पहले वाली एजीएम, ठीक है। तो भाई अभी कानून ने कह दिया कि 90 दिन के अंदर अपॉइंट करो, तो कानून ने फिर सार ये भी कह दिया कि यार एजीएम तो अगर मैं ये कहता हूँ कि कंपनी ही अपॉइंट करेगी तो मेरी बातों में तजाद आ जाएगा। उधर मैं कह रहा हूँ कि 16 महीनों के अंदर आप कर सकते हो, मैं एक टाइम दे रहा हूं, इधर मैं कह दूंगा 90 दिनों के अंदर कंपनी अपॉइंट करे, मतलब मेंबर्स अपॉइंट करो, तो मेरी अपनी ही बात में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसलिए कानून ने कहा कि सर आप 16 महीनों के अंदर ही अपनी एजीएम करो, मेंबर्स को बुलाओ, ठीक है। लेकिन इसकी जो अपॉइंटमेंट 90 दिन के अंदर करनी है, मेंबर्स को नहीं बुला सकते उस शिक की वजह से। अभी मतलब बुला भी सकते हो बट रिलैक्सेशन है ना आपके लिए, तो हम क्यों बुलाएं 90 दिन के अंदर जब 16 महीनों का जो टाइम है। तो सर फिर बोर्ड इसको करेगा अपॉइंट। तो हमने यहां पर कह दिया बोर्ड। सब्सिक्वेंट में भाई वो कहते हैं कि बाय कंपनी। कंपनी से मुराद क्या होता है सर? मेंबर्स। मेंबर्स करेंगे इसको अपॉइंट, ठीक है। मेंबर्स करेंगे बट उसका प्रपोजल कौन देगा, उसकी रेकमेंडेशन कौन देगा? वो बोर्ड ही देगा। यहां पर क्या होगा, रेकमेंड भी बोर्ड ने किया है, अप्रूव भी बोर्ड ने किया है, कानून ने इजाजत दी है। इधर क्या होगा, रेकमेंड बोर्ड करेगा बट अप्रूवल उसका कंपनी देगी, मतलब कि मेंबर्स देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक उन्होंने बात की कंसेंट पहले ऑडिटर की लेनी, भाई वो इधर भी लेनी है, कंसेंट हमेशा ही लेनी होती है। तो वो इतना कोई वो डिफरेंट नहीं। जाहिर है ऑडिटर को पता तो होना कि आपको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। याद करें हमने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्टर सीईओ बनाने से पहले भी कंसेंट लेनी है। वो तो अंदर के बंदे होते हैं आमतौर पे, शेयर होल्डर्स ही होते हैं ना, उन्होंने बनना होता है आमतौर पे, ठीक। ये तो पता नहीं बेचारा कौन है कौन नहीं, इसको तो पूछो पहले। तो अगर उधर पूछना ज़्यादा ज़रूरी लगा था आपको, तो इधर तो और ज़्यादा ज़रूरी है फिर, ठीक है। कंसेंट लेनी है पहले, ठीक है जी। तो सर ये बंदा कब तक रहेगा? ये भी अगली टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम। फर्स्ट नहीं हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे फर्स्ट लिखा हुआ अभी तक पहली हुई ही नहीं थी, यहां पे हम लिख रहे हैं नेक्स्ट। जो भी नेक्स्ट एजीएम होनी है, आपको पता ना एजीएम जो है एनुअल जनरल मीटिंग, आपने कंपनीज एक्ट 2017 कैफ 7 में पढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा रिवाइज बस साथ साथ करवा रहा हूं कि पहली एजीएम करनी होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 16 महीनों के अंदर अंदर। दूसरी जो इसके बाद वाली जितनी भी एजीएम्स है वो आपने करनी होती हैं
फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिन के अंदर अंदर, और साथ साथ एक और बात का ख्याल रखना है कि हर कैलेंडर ईयर में हो रही हो, मतलब है कि वो 120 दिन के अंदर वाली डेट इस तरह से बन रही हो कि कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग लाजमी हो रही हो। कैलेंडर ईयर का पता ना, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। मतलब ये ना हो कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कोई ऐसा है, लेट्स से अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 सितंबर है, ठीक है, तो अब वो जाके उसके जो 120 दिन होने हैं वो तो होने हैं मेरे ख्याल में 27 या 28 जनवरी को जाके। तो आप ये करेंगे इस साल में मीटिंग ही कोई ना करे, ठीक है, कि भाई हमारे तो 120 दिन होने, वो कहते नहीं, दोनों बातों का ख्याल रखना है, 120 दिन के अंदर भी हो फाइनेंशियल ईयर एंड से, और साथ साथ क्या है, हर कैलेंडर ईयर में भी एनुअल जनरल मीटिंग एक होनी चाहिए। वो आप लोगों को पता है, इधर आपसे वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछने लगा कंपनी लोगों के, ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीएन। तो सर ये बंदा भी टिल द एंड ऑफ, टिल का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से यही एग्जांपल को हम लेकर चलें, 27 जुलाई को जनरल मीटिंग हुई और कोई नया बंदा अपॉइंट कर लिया आपने, या लेट्स से यही वाला ही कर लिया, चलो कोई भी हो सकता ना, दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ऑडिटर हायर हो गया। अब वो कब तक रहेगा, वो भाईजान बंदा कब तक रहेगा, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड ये है जून है, अगर फाइनेंशियल ईयर एंड जून है तो आपकी अगली एजीएम कब तक होनी चाहिए, 28 अक्टूबर। ये हमने कंपनी लॉ में बार बार ये चीजें डिस्कस की हुई थी, 28 अक्टूबर 2025 तक आपकी एजीएम होनी चाहिए अगली वाली, ऐसे ही है ना। तो सर 28 अक्टूबर तक, उसमें से पहले भी आप एजीएम करवा सकते हो, जो भी खैर डेट होगी उसके एंड तक ये बंदा क्या हो रहेगा, ऑडिटर रहेगा। इसका मतलब बीच में कभी भी इसका दिल करता है कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का, एज पर आइजाज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में हम पढ़ेंगे, आइजा 200 पढ़ना है हमने, आइजा 210 पढ़ना है, 220 पढ़ना है, 230 पढ़ना है, 240 पढ़ना है, 250 पढ़ना है, 265 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर 200 वाली में नहीं है, फिर 300 पढ़ना है, 315 आपके सिलेबस में है, 320 है, 330 है आपके सिलेबस में। मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं भी नहीं। इंशाल्लाह जब आप मज़ीद बड़े हो जाएंगे CFAP 6 लेवल में जाके, वहाँ पर आप मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इतने जो हैं उनके मुताबिक आपने ऑडिट करना है। तो उसमें से कोई स्टैंडर्ड कहता है कि भाई फाइनल लेवल पे काम करो, रिपोर्ट है जैसे आइजा 700 सीरीज है, 700 आपके सिलेबस में है, 701 है, 705 है, 706 है, यही है, अदरवाइज तो 710 भी है, 720 भी है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आपको कहता है कि एंड लेवल पे, फाइनलाइजेशन लेवल पे जब रिपोर्ट साइन करनी है उस वक्त आपने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, वो बताता है, ठीक है। प्लानिंग के आइजा 300 सीरीज है, ठीक है, वो प्लानिंग के बारे में आपको बताती है, एग्जीक्यूशन के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो जहां जहां पे स्टैंडर्ड कहता है उस हिसाब से ऑडिटर ने काम करना होता है। भाई यही बात समझ या नहीं? अच्छा, अब उन्होंने कहा कि सर ये तो कंपनी करेगी ना, अब वो कहते हैं कि कमीशन भी कर सकता है। तो ये शायद आप लोगों को एक थोड़ा सा इसका कमीशन का प्रिंसिपल समझ आया हो कि कमीशन साहब कब बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो सर प्रिंसिपल ये है, कमीशन साहब बीच में तब घुसते हैं जब रेलेवेंट लोग अपना काम ना कर पा रहे हों, ठीक है। अगर ये अपने इख्तियारात या इनकी जो ड्यूटीज़ थी, बल्कि जो ड्यूटीज़ थी उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर कमीशन बीच में आ जाता है। सिंपल समझने में आसानी हो जाएगी इस बात से। कैसे? बोर्ड की ड्यूटी थी 90 दिन में करो पॉइंट, बोर्ड ने नहीं किया, कमीशन बीच में आ गया, भाईजान मैं करूंगा। मेंबर्स की भाई ड्यूटी थी 90 दिन के क्या था, मेंबर्स की ड्यूटी थी एजीएम पे अपॉइंट करने की, मेंबर्स ने नहीं किया अपॉइंट, कमीशन साहब बीच में आ गए, सर मैं करूंगा, ठीक है। इसी तरह एक दो और भी हैं कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो नहीं काम करना चाह रहा, कमीशन कहेगा मैं कर देता हूं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। उसने कहा भाईजान कमीशन में अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी इन द केसेस इफ द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट। अगर भाई कंपनी जो है, यहाँ पे कंपनी आप वर्ड हटा दें वरना ये वाला कॉन्सेप्ट खराब होगा, उन्होंने गलती से लिख दिया, द कमीशन में अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी इन द फॉलोइंग केसेस, ये लिख लो, इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। जैसे ये द फर्स्ट ऑडिटर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगर ये वाला सीन ना कर पाया कौन, बोर्ड, तो कमीशन कहेगा सर मैं करूंगा, मुझे सब आता है। दूसरे नंबर पे कहता है कि अगर कंपनी फेल होगी टू अपॉइंट ऑडिटर्स एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है कंपनी अपॉइंट ना कर सकी तो बीच में कमीशन आ रहेगा। देखिए कमीशन बिला वजह नहीं आता कभी भी, वो तब आता है जब आप अपने प्राइस पूरे नहीं कर पाते, फिर कमीशन कहता है मैं आऊँगा। और कमीशन से मुराद पता है ना, SCCP की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट, फिर वो कहता है द ऑडिटर इन द ऑफिस टू फिल, जब उसने कैजुअल वैकेंसी की बात की है,
कैजुअल वैकेंसी अभी नीचे पढ़ लेंगे हम। अगर वो कहते हैं कि कैजुअल वैकेंसी 30 डेज के अंदर अंदर आप ना फिल कर सको, कैजुअल वैकेंसी की बार बार हमने बात कर ली ये कब होती है, तो अगर 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल ना की जाए तो फिर भी कौन आता है, कमीशन आ जाता है। और चौथा पॉइंट है भाई, अगर ऑडिटर साहब जिनको आपने अपॉइंट किया वो काम ही नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं मैं नहीं ऑडिटर आपका लगता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, उसने कमीशन को भी लिख के दे दिया, ठीक है, ICAP को भी लिख के दे दिया, भाई मैंने नहीं करना, कंपनी के भी डायरेक्टर्स को भी बता दिया। अब फिर कमीशन कहेगा यार ਤੁਹਾਡੇ को तो होना नहीं, आपका रखा हुआ बंदा तो काम करने को विलिंग नहीं है, सर मैं आपको देता हूँ। तो 4 केसेस में कमीशन आ जाएगा। पहला केस, बोर्ड ने करना था 90 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को, बोर्ड हैज फेल्ड टू अपॉइंट देम, तो भाई बीच में कौन आ गया, कमीशन आ गया। दूसरे केस में ऑडिटर्स को अपॉइंट करना था कंपनी ने AGM पे, ठीक है, कंपनी नहीं कर पाई, कमीशन आ गया। तीसरे नंबर पे जो अपॉइंट किया इन दोनों में से किसी ने, वो भाई विलिंग ही नहीं है काम करने को, तो कमीशन आ गया था, मैं अपना बंदा दूंगा, अपने बंदे से बना मैं अपॉइंट करूंगा, ठीक है। चौथा केस जो भी हम आगे पढ़ भी लेंगे, कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है विद इन 30 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी, सही है, जब वो अकर होती है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट करना होता है ऑडिटर। अगर नहीं कर पाए 30 डेज के अंदर फिर भी कमीशन आ जाएगा। आगे भाई बात समझ आ रही है जरा, कैजुअल वैकेंसी उसने कहा जी बोर्ड विल फिल, ठीक है जी, बोर्ड साहब जो है भाई वो इसको फिल करेंगे बाय बोर्ड, बोर्ड फिल करेगा कितने में, विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस, अकरेंस से मुराद 30 डेज में मतलब जब वो हुई है कैजुअल वैकेंसी, डेथ हो गई ऑडिटर की, रिजाइन कर गया ऑडिटर, डिस्क्वालीफाई हो चुका है ऑडिटर, रिमूव कर दिया गया ऑडिटर को, दीज ऑल आर कैजुअल वैकेंसी। मतलब जब भी वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले किसी नागहानी रीजन की वजह से, ठीक है, वो अपनी सीट छोड़ने में मजबूर हो जाए, ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो कैजुअल वैकेंसी है, तो भाईजान फिर वो फारिग हो गया, 30 दिन के अंदर बोर्ड ने अपॉइंट करना है। आप जरा पढ़ें इधर, कहता है द बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 डेज, बट while any such vacancy continues the surviving or continuing auditor if any may act। वो कहता है कि अगर लेट्स से कि अभी ऑडिटर रुका हुआ है, ठीक है, आपने उसको रिमूव कर दिया है बट वो अभी नहीं गया, तो भाई फिर अगर वो चाहे तो अभी काम को कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि अगला बंदा नहीं आता। आमतौर पे प्रैक्टिकल नहीं है ये बात, सही है। अगर आपने रिजाइन कर दिया है तो भैया आप क्यों करेंगे उनके लिए काम, आप अब छोड़ जाओगे। अगर आप मर गए हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उन्होंने आपको निकाल दिया फिर वो नहीं आपको करने देंगे। प्रैक्टिकली तो बात अजीब है, इसलिए उसने लिखा है मे एक्ट, सही है, जब तक वो अगला बंदा नहीं आता ये कर सकता है, ठीक है। Moreover, any auditor appointed to fill in casual vacancy shall hold office until the conclusion of the next annual general meeting। ये आप लोगों को याद होगा कैफ 7 में आपने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स जो हैं वो उनकी भी कैजुअल वैकेंसी जब आती है उनको अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर्स ही उसको भी अपॉइंट करते हैं बाकी के, ठीक है। तो उसकी जो मुद्दत है पिछली कौन सी होती है, जिसकी जगह पे वो आया है उसकी जो टर्म बचती है वो पूरी करता है। तो वो यहाँ पर ही भाई यही है, अगर एक ऑडिटर आपने अपॉइंट किया हुआ था वो छोड़ गया, मर गया, व्हाटएवर, अब कैजुअल वैकेंसी फिल हुई है तो नया आने वाला बंदा वो पुराने वाले की मुद्दत को पूरी करेगा ना, मतलब कि वो पुराना वाला भी टिल नेक्स्ट AGM वो था, ठीक है, तो ये बंदा भी तब तक रहेगा, ओके। However, where the auditors are removed during their tenure, the board shall appoint the auditor with prior approval of the commission। ये बात को थोड़ा अंडरलाइन कर दें। कहता है कि अगर मतलब कैजुअल वैकेंसी ही हुई है बट कैजुअल वैकेंसी की रीजन थी रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी करनी आपने 30 दिन के अंदर ही है पूरी, चाहे वो रिमूवल हो, चाहे वो रेजिग्नेशन हो, चाहे वो आपकी कोई और डिस्क्वालिफिकेशन हो या डेथ हो, ठीक है, करनी 30 दिन के अंदर ही पूरी है। लेकिन अगर वो कहता है स्पेसिफिकली उसने एक वाली कैजुअल वैकेंसी की बात कर दी है, अगर रिमूवल वाली कैजुअल वैकेंसी हो ना कि उसको निकाला गया हो वोट डाल के कि भाई हमें नहीं है पसंद, फिर वो कहते हैं कि बोर्ड अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा, बट कमीशन के अप्रूवल के साथ करेगा, ठीक है। इसको आपने बस याद रख लेना है और इसका कुछ नहीं हो सकता। रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, ये सिंपल सी बात है भाईजान, जो बंदा अपॉइंट करेगा वही उसकी रेम्यूनरेशन भी सेट करेगा। मतलब है इस केस में बोर्ड ने अपॉइंट किया तो बोर्ड उसका फीस रखेगा, कितने पैसे आपको दिए जाएंगे। अगर कंपनी ने किया तो कंपनी करेगी, अगर कमीशन करता है तो कमीशन कर देगा, सही है। अगर कमीशन वाला केस आ गया तो फिर कमीशन उसका मुआवजा सेट करेगा, ओके जी। आगे भाई बात समझ। अब आगे बात आई कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल किस तरह से ऑडिटर का होना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर
ऑडिटर के रेजिग्नेशन के हवाले से कोई बात नहीं की गई कि ऑडिटर रिजाइन कैसे करेगा। देखें सिंपल सी बात है, कंपनीज एक्ट लगता है कंपनीज के ऊपर कि आपने कैसे रेगुलेट होना है, बात जरा फॉलो करनी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट लगता है कंपनीज के ऊपर कि आपने कैसे रेगुलेट होना है। ऑडिटर के ऊपर ऐसा ही नहीं लगता कि आपने किस तरह से आना है इनके पास, ठीक है, आपने किस तरह से ऑडिट करना है, ऐसे नहीं है। ऑडिटर के ऊपर क्या लगते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं, या जो रेलेवेंट बॉडी होती है जैसे पाकिस्तान में आई कैप है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे ना। कंपनीज एक्ट 2017 तो कंपनीज के ऊपर लगेगा। उसने कंपनीज को बताया कि भाई आपने अपॉइंट कैसे करना है, आपने रिमूव कैसे करना है। लेकिन अगर ऑडिटर रिजाइन खुद करना चाहता है तो कंपनीज एक्ट उसको नहीं बता रहा कि आपने किस तरह रिजाइन करना है। सिंपल है, वो लिख के दे देगा भाई कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी रीजंस वगैरह बता के डायरेक्टर्स को लिख देगा। बात आई है, लॉजिक समझ आइए आपको, ठीक है। अब जरा आए, उसने कहा था एक्ट स्टेट्स, एक्ट भाई क्या कहने लगे, अ नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। पहले तो ये लॉजिक समझें, रिटायरिंग से मुराद है कि जिसकी मुद्दत खत्म हो रही है, रिटायर हो जाता है ऑडिटर एजीएम पे, क्योंकि हमने उसकी मुद्दत ही ये रखी हुई थी, मतलब उसको धक्के दे के नहीं निकाला जा रहा, उसकी कानूनी तौर पे मुद्दत ही क्या थी, टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम। जैसे सीईओ की हमने कहा 3 साल की होती है आमतौर पे, डायरेक्टर्स की हमने कहा 3 साल की होती है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड की हमने कहा 3 साल की, बातें याद है ना सारी। तो भाई ऑडिटर की जो मुद्दत मुलाजमत है कंपनी के साथ, वो 1 साल की ही होती है, मतलब है कि टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट एजीएम यही होती है। तो जब वो नेक्स्ट एजीएम का एंड हो गया तो इसका मतलब वो बंदा हो चुका है रिटायर। अब आपके पास ऑप्शन है उसी बंदे को दोबारा अपॉइंट करने का, कानून आपको मना नहीं करता सिवाय लिस्टेड कंपनीज के। एक कानून है, वो भी कंपनीज एक्ट नहीं मना कर रहा, एक और कानून है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। क्या नाम है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब आप फाइनल लेवल पे चले आएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि जब कंपनी लॉ का आपने सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना, आपने दूसरे बहुत से एक्ट पढ़ने हैं। सिक्योरिटीज़ एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस भी कुछ पढ़ेंगे आप, फिर अपना ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीसीजी भी पढ़ेंगे, ठीक है, 5-7 आपने लॉज वहाँ पर पढ़ने हैं। वो वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो आपको ये कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर 5 साल बाद रोटेट होना चाहिए, कोई और ऑडिटर, कोई और ऑडिट फर्म आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और भी फर्क है लेकिन इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप ये समझ लें 5 साल बाद उधर चेंज होता है। अदर देन दैट जो भी कंपनी है, कंपनीज एक्ट नहीं मना करता, कंपनीज एक्ट तो लिस्टेड का भी नहीं मना कर रहा ना, बात करें फॉलो, और इधर भी नहीं मना कर रहा कि भाई दोबारा नहीं अपॉइंट हो सकता। इसका मतलब रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड अगेन, अगर मेंबर्स को मसला नहीं है, मेंबर्स अप्रूव कर देना, ठीक है। अब बात जरा गौर से समझे, वो कहता है कि भाई अ नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट अ कंपनीज एजीएम अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। वो कहता है जब भी आपने एक नया बंदा अपॉइंट करने की कोशिश करनी है, रेजोल्यूशन पास करने की करनी है, तो भाई आपने उसका नोटिस भी देना है। इसका मतलब है कि एजीएम का नोटिस आप लोगों को यार 21 दिन पहले जाता होता है, ठीक है, और उसके अंदर हमने कहा था एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, एक स्पेशल बिजनेस होता है, और हमने 4-5 चीजें पढ़ी हुई हैं कि भाई ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, जिसमें से एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि हर साल होनी ही होनी होती है सर। अब यहां पे बात की बारीकी समझें, अगर तो रिटायरिंग ऑडिटर ही दोबारा अपॉइंट आप कर रहे हैं तो सिंपल आप लिखते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस में भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। अगर रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा कोई कर रहे हैं तो भाई नोटिस के अंदर डिटेल आएगी कि कौन सा बंदा अपॉइंट करने की कोशिश की जाएगी, कौन सा बंदा है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उनके नाम आए हैं सर, तो ये आप लोग सारे पढ़ के आइएगा, इनकी प्रोफाइल देख लें आप, इनके पर्टिकुलर्स पढ़ लें, इनकी डिटेल्स पढ़ लें, क्योंकि इस पर वोटिंग होनी है एजीएम में, तो भाई आपने नोटिस में बता देना है। वो भी बात आई समझ, अदर दैन रिटायरिंग ऑडिटर के लिए है ये, अगर रिटायरिंग ऑडिटर ही है तो फिर वो कहते जरूरत नहीं। अब अगली बात, a member or members having not less than 10% shareholding of the company will be entitled to propose any auditor for appointment whose consent has been obtained by him. A notice in this regard will be given to the company not less than 7 days before the date of the AGM. The company shall forthwith send a copy of such a notice to the retiring auditor and will also post it on its website. ये बात जरा समझ, मेरे ख्याल में समझ तो आ गई, सीधी सीधी सी बात है। वो कहता है कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे शेयर होल्डर्स, चाहे वो अकेला हो या
एक से ज़्यादा, जिनके पास टोटल 10% शेयर होल्डिंग है, 10% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है कंपनी की, वो भी भाई अपनी तरफ से किसी ऑडिटर का नाम दे सकते हैं कि सर जी इसको ज़रा अपॉइंट कर लें, ठीक है। अब वो नाम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो नाम देना है कंपनी को एजीएम से कम 7 दिन पहले। ज़्यादा पहले दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ता पहले देना है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी वो वाला जो नाम है वो एक नोटिस बनाकर वहां पर डाल के कि भाई फलां बंदों की तरफ से हमें नाम आया है, रिटायरिंग ऑडिटर को भी बता देगी कि सर जी हमारा तो मूड था आपको अपॉइंट करने का, लेकिन किसी और ने भी भेज दिया है कि इसको अपॉइंट करें, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप ही हो जाओ, अभी तो नाम ही आया ना, अभी तो मीटिंग में जाएगा, हो सकता है कि सिर्फ ये 10-12% लोगों ने इस बंदे का नाम देना हो, मेजॉरिटी लोग किसी और का दे दें, ठीक है। बट हम आपको बता रहे हैं कि सर ये एक कोई और आपका हरीफ आ चुका है, ठीक है, कंपेटिटर आ चुका है। बात आ रही है समझ? अच्छा, दूसरी बात क्या है, उसने कहा वेबसाइट के ऊपर अपने अपलोड कर देगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल में सिंपल सी है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। थर्ड पॉइंट, वेयर एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, मतलब है कि अगर आप कोई नया बंदा प्रपोज करते हो, उर्दू में लिख लो ऊपर, अगर आप नया बंदा प्रपोज करते हो, द रिटायरिंग ऑडिटर विल हैव अ राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। मेक अ रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि वो अपना मुद्दा रख सकता है सामने कि भाई मुझे क्यों निकाला ही है ना रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं। तो वो जो मियाँ साहब जीटी रोड पे वो कोई 10 गाड़ियों के साथ लूर फिरते रहे थे उस वक्त, याद होगा आपको, मुझे क्यों निकाला। कानून ने भाई ऑडिटर को यहाँ पे इख्तियार दे दिया है, राइट दे दिया है टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। भाई वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखकर कंपनी को दे देगा एटलीस्ट 2 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग से कम 2 दिन पहले वो लिख कर दे देगा कि भाईजान मैं ये बोलना चाहता हूं मीटिंग के अंदर, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं बताऊं मुझे क्यों निकाला। ऐसे ही नहीं आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने आप लोगों के फ्रॉड पकड़ लिए थे, मैंने आप लोगों की मिस स्टेटमेंट्स पकड़ ली थी, मैंने पिछली बार नेगेटिव रिपोर्ट दी है। मैं वर्ड्स फिलहाल वो वाले यूज कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए मसाइल पैदा ना करें समझने में, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव रिपोर्ट नहीं, मॉडिफाइड रिपोर्ट होते हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट वर्ड होता है, सही है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत आगे की बात है। तो मैंने भैया आपकी गलतियां पकड़ी थी, मैंने मिसस्टेटमेंट एरर्स पकड़े, फ्रॉड पकड़े, तो आप मुझे निकाल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, ठीक है। वो कहेगा भाई हम आपको कोई मौका नहीं देते, वो साथ ही ये लेकर जाएगा आई कैप की बुक, ठीक है। वो कहेगा भाई कंपनीज एक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट ने मुझे हक दिया है कि जब भी रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा तो रिटायरिंग ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखकर अपनी रिप्रेजेंटेशन कम से कम जनरल मीटिंग से 2 दिन पहले वो कंपनी को दे सकता है। अब अगली बात सुने, देने का मकसद क्या है, कंपनी को दे रही है, कंपनी ने कहा हाँ भाई पढ़ लिया इसी वजह से निकाला, चल निकल, तो मकसद ही फोत हो गया ना। मकसद असल में क्या, अगली बार पढ़े, वो कहते हैं सच रिप्रेजेंटेशन विल बी रेड आउट एट द मीटिंग बिफोर टेकिंग अप द एजेंडा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाएगा, रेड आउट का मतलब क्या है, ऊंची आवाज में स्पीकर पे पढ़ा जाएगा अगले ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले उसको अपनी दुखी दास्तान सुनाने का मौका दिया जाएगा कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, किसी को तरस आ जाएगा यार इसको नहीं निकालना था, इसे क्यों निकाला, ठीक है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा। आइए बात समझ, नीचे आप पढ़े, हाउ एवर वेयर सच रिप्रेजेंटेशन इज मेड। अच्छा बात जरा समझें, उसने पहले तो भाई ऑडिटर जो रिटायरिंग ऑडिटर था उसको एक हक दे दिया कि सर अगर आपको निकाला जा रहा हो, मतलब है ये रिमूवल की बात नहीं हो रही, ये अपॉइंटमेंट पे किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। एक तो होता है रिमूवल प्रॉपर, ये हम नीचे देख भी लेंगे, रिमूव करना। यहां पर बात हो रही है कि अगली एजीएम पे कोई और बंदा आ गया है, कंपनी ने खुद बोर्ड की रिकमेंडेशन पे या 10% वाले लोगों ने किसी का नाम दे दिया, वट एवर द केस इज, पुराने को नहीं रखना चाह रहे, तो पुराने को कंपनी से कहता है कि सर आपके पास एक चांस है, आखिरी मौका है आपके पास, ठीक है, बार में ना कहना कि रेडी चली गई। तो आप क्या करें, अपनी रिप्रेजेंटेशन रिटर्न फॉर्म में कंपनी को जमा करवा दे जनरल मीटिंग से कम 2 दिन पहले, और इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा भी जाएगा। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे देते हो
फिर आपके ऊपर लाजमी है कि आप खुद या आपके बिहाफ पर आपका कोई एजेंट, कोई रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा आपका, वो जाके इसको पढ़े, अटेंड करे मीटिंग, और लाजमी हो जाएगा फिर आपके ऊपर। ये पढ़ें ज़रा। उसने कहा हाउ वेयर सच रिप्रेजेंटेशन इज मेड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर और अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन राइटिंग टू अटेंड द जनरल मीटिंग इन पर्सन। वो लाजमी जाके फिर अटेंड लाजमी करेगा। ये नहीं है कि आपने लिख कर दे दिया। लॉजिकली आप देखें ना कि आपने मीटिंग वो एक लिख कर दे दिया है, रुका, सही है कि ये भाई मेरा सारा लुबे लुबाब है कि मैं क्यों मुझे निकाला गया फलां फलां फलां, लेकिन कंपनी भी नहीं उसको पढ़ती। कंपनी की तो जिम्मेदारी अपने हवाले से तो है कि उसने लाजमी उसको वहाँ पर पढ़वाना है, ठीक है। लेकिन आपकी भी फिर जिम्मेदारी है कि सर आप खुद या आपका कोई बंदा वहाँ पे पहुँचा हो, ठीक है, जिसके सामने पढ़ा जाए ताकि आपके आंसू निकले, शायद लोगों को तरस आए उसके ऊपर। लास्ट पॉइंट, एवरी कंपनी शेल, हर कंपनी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। एनी अपॉइंटमेंट से मुराद क्या, चाहे ये वाली अपॉइंटमेंट, चाहे ये वाली अपॉइंटमेंट, चाहे ये वाली अपॉइंटमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट, चाहे वो बोर्ड ने की है पहली वाली, चाहे कंपनी ने की है, चाहे आपके कैजुअल वैकेंसी वाली है, वॉट एवर द अपॉइंटमेंट इज, ठीक है। आपने भाई, या वो कमीशन वाली भी हो सकती है कि अगर ये फेल हो गया ना, कमीशन बीच में आ गया, जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपने रेलेवेंट रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देना, उसको बता देना कि सर जी ये बंदा हमने रख लिया है, और साथ उसको ऑडिटर की कॉन्सेंट भी जमा करवा देनी है कि ये ऑडिटर से कॉन्सेंट भी हमने ली थी। उसने ऑडिटर ने क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि भाई हम अपॉइंट होने के लिए ख्वाह हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा, प्लीज़ मुझे मैसेज व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कॉन्सेंट किस तरह की होती है, ठीक है। उसमें लिखा होगा कि फ़लाँ कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड 2024 अगले की आमतौर पर बात हो रही होती है, या 2025 लेट से, अगर इस बार जो एजीएम होनी है कंपनीज की जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड 30 जून है, तो उनकी एजीएम 28 अक्टूबर तक होनी है ना इस साल भी, ठीक है। तो अब पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड तो गुजर चुका है, हम अगले की अपॉइंटमेंट ही दे रहे होंगे ना, ठीक है, कि हम अगली जो 25 वाला फाइनेंशियल ईयर एंड है उसके ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं, या हम अपनी कॉन्सेंट दे दें, वो लिख कर हम दे देते हैं, ठीक है। तो वो भी भैया आपने रजिस्ट्रार को जमा करवा दी है। सर ये अभी तक बातें सारी कंपनीज एक्ट की ही चल रही हैं, कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह कोई मसला, आगे बढ़ें। रिमूवल की बात आ गई, वो कहते हैं कि दी ऑडिटर और ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और द मेंबर्स इन एन एनुअल जनरल मीटिंग मे बी रिमूव थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। भाई ये वाले या ये वाले, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ, ये वाले भी, ये भी बोर्ड ही कर रहा है ना कैजुअल वैकेंसी, इनको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। किसके थ्रू रिमूव किया जा सकता है? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, बस इतनी सी बात है, ठीक है सर। चलो अब आगे बात, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से मुराद क्या, कौन से लोग हैं जो ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, और वो क्या चीज़ें अगर हो गई तो वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। उसको पढ़ने हम जा रहे हैं, आ जाए भाई। उसने कहा कि पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। अच्छा, अब ये जो चीज़ें ना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, थोड़ी याद करने वाली हैं, ठीक है। अब हर बंदे का एक अलग तरीका होता है याद करने, कोई लिख के कर लेता है, कोई वैसे पढ़ के कर लेता है। याद होनी चाहिए आपको, पेपर में आ सकती हैं, इजीली आ जाना है इसमें से कोई, ठीक है। तो याद आपको होनी चाहिए कब क्या होगा। अब ये देखें ना, ये आप कैफ 7 भी पढ़ के आए हैं, ये डे शेज याद ही रखने पड़ने, और इसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम यही था जितना कि मैं जोर लगा के समझा सकता था, इससे ज़्यादा फिर क्या है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। कौन से बंदे नहीं होंगे क्वालिफाइड? पहले नंबर पे आ गया, इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of a public company or a private company having paid up capital of 3 million rupees or more, unless such person is a chartered accountant having valid certificate of practice from the ICAP or a firm of chartered accountants. उसने पहले सेक्शन में कहा कि ये जो मैं कंपनियां बता रहा हूं ना, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वो इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, जैसे कि मेरी फर्म है शहबाज सईद एंड को लगाना ज़रूरी नहीं होता कि वो पार्टनरशिप फर्म बन गई है, एंड को स्टाफ भी है ना। शहबाज सईद एंड को सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये मैं पहला सेक्शन बता रहा हूँ। ये जो है ना, अनलेस सच पर्सन, मतलब मी एज अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मेरे पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी है
फ्रॉम दी आई कैप, सही है, आई कैप से मुझे प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, तो मैं एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल भी अपॉइंट हो सकता हूँ इन कंपनीज का। कंपनी दोबारा देख लेते हैं, पहले बात समझ लें, ठीक है। तो एक तो है कि मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर, तो शहबाज सईद को जो है वो मेरी है सोल प्रोप्राइटर, वो है फर्म, ठीक है। दूसरी आमतौर पे जो देखते हैं जिसको हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, शहबाज हनान एंड को, वो दो बंदे के नाम आ गए, शहबाज सईद है और अब्दुल हनान है, मेरे पार्टनर जो हैं वो हैं, तो हम दो लोग हैं उसके अंदर। उनके लिए वर्ड फर्म का यूज हो जाता है, और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब पार्टनरशिप फर्म, याद होगा ना बिजनेस लॉ में पढ़ा था, पार्टनरशिप को ओवरऑल तमाम पार्टनर्स को इकट्ठे बुलाना हो कलेक्टिवली तो फर्म का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब शहबाज सईद एंड को भी अपॉइंट हो सकती है और शहबाज हनान एंड को भी अपॉइंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि शहबाज सईद एंड को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक, जिसके बाद वैलिड प्रैक्टिस का लाइसेंस है अपने नाम का, शहबाज सईद के नाम का, और शहबाज हनान एंड को भी क्या है भाई, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, दोनों बंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों बंदों के बाद वैलिड प्रैक्टिस का लाइसेंस मौजूद है आईकैप की तरफ से, ठीक है। अब ये तो बात आपको समझ आएगी, सोल प्रोप्राइटर फर्म, पाकिस्तान में बहुत सी सोल प्रोप्राइटर फर्म्स भी हैं और पार्टनरशिप फर्म्स भी हैं, कि दोनों अपॉइंट हो सकती हैं। बेसिक एलिमेंट क्या है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां से एक बात और आप लोगों के माइंड में आई होगी या आनी चाहिए कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर सकता। बात आई समझ? हर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब है कि जो भी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, पहले नंबर पे तो मैं थोड़ी सी आपको स्टेजेस इसके बता दूं कि इधर वैसे थोड़ा मेरे ख्याल में कभी ना कभी या मैंने कर ली होगी बात, या किसी और टीचर के थ्रू आप लोगों ने सुना तो होगा इसका सारा फेज। चलें थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस। भाई देखें, जब आप लोगों के सबसे पहले तो चीज़ है ना कि पेपर पास होंगे, ठीक है, मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एग्जाम क्वालिफिकेशन। पेपर जो है आपके कैफ पूरा, सीफ है पूरा, और अभी तक के मुताबिक एमएसए दोनों, बार में तो एजुकेशन स्कीम 2025 आ रही है, उसमें चेंजेस भी आ रही हैं, लेकिन खैर एग्जाम्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, प्लस आपके आर्टिकल्स पूरे होने चाहिए जितना भी पीरियड है अभी तक के मुताबिक। अगर आपकी ग्रेजुएशन है कोई 4 इयर्स वाली तो आपके 3 साल के आर्टिकल्स होते हैं, अगर कैफ है 3.5 साल के हैं, और अगर कोई बीकॉम वगैरह मतलब 14 इयर्स वाली है तो 4 साल के होते हैं आर्टिकल। खैर जो भी है, एजुकेशन स्कीम 2025 में डिफरेंट तरह के सिनेरियो आ गए हैं, वो खैर अभी छोड़ें। बेसिक मुद्दा तो यही है ना कि अगर सारे के सारे पेपर पास कर लिए हैं, सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो आप भाई क्या इसके बाद फौरन आप मेंबर नहीं बन जाते, मेंबर ऑफ द आईकैप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अभी तक आपके सिर्फ ये पास हुए हैं, आपको आएगा सीए एग्जाम्स क्वालिफाइड, आपने भाई पेपर शेपर ये सारा कुछ पास कर लिया है, जब ये आएगा फिर आप साथ ये लगा के प्लस कुछ फीस दे के आईकैप को, प्लस फी एंड प्लस एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन दे के आईकैप को अब जब आप देंगे तो भाई फिर आप जाके क्या बनेंगे, सबके बाद मेंबर बनेंगे आईकैप का। अभी तक आप सिर्फ क्या बने हैं, मेंबर बने, और आपके नाम के साथ लग जाएगा क्या, एसीए एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या लग जाएगा सर, इंशाल्लाह आप लोगों के नाम के साथ एसीए लग जाएगा, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जब तक ये दो चीजें ना हो, सिर्फ ये करने से, या सिर्फ अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है उसने 1.5 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, अभी 2 साल पढ़े हुए हैं, या उसने 2 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, 2.5 साल में कर लिया, अभी आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, क्या वो मेंबर बन गया? नो, पहले आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे, जो भी उसका स्पेसिफाइड पीरियड है वो कंप्लीट होगा, फिर वो साथ आपकी फीस प्लस एप्लीकेशन, क्योंकि देखें सिर्फ एग्जाम या ये करके तो कुछ भी नहीं ना मिलना, आपको तो मेंबर बनना है, मेंबर बनेंगे तो एसीए लगेगा साथ, वरना नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई किए, आर्टिकल्स कंप्लीट किए, कई लोगों के आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, मोस्टली लोगों के एग्जाम ही नहीं हो रहे होते अभी तक पास, ठीक है। आपने वो नहीं बनना, आपने इंशाल्लाह विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है, इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा,
तो अगर आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए, एग्जाम अभी नहीं हुए, तो भाई सिर्फ आर्टिकल्स हुए हैं अभी तक, आप एग्जाम तो नहीं हुए। तो खैर जब भी कभी एग्जाम हो जाएंगे फिर आप ये दो चीज़ें करेंगे। तो कहने का पर्पज है सारी चीज़ें, एग्जाम्स होने चाहिए पूरे, आर्टिकल्स पूरे होने चाहिए, एप्लीकेशन देंगे, फिर आई कैप को मेंबरशिप की और फीस वगैरह जो भी है उस वक्त की वो दे के, इस वक्त की तो है आई गेस कितनी अभी जमा करवाई है, 26,300 है मेरे ख्याल में, आई गेस 26,000 26,000 है। ठीक है, ये हर साल ही देनी होती है। अच्छा, आप भाई साहब क्या बन चुके हैं, ACA मेंबर बन चुके हैं, आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं, आप आई कैप की मेंबरशिप लिस्ट में आ जाएंगे, आपको कि मेंबरशिप नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई मेरे ख्याल में कोई 13,000 में चल रहा है इस वक्त। ठीक है, इस तरह आपको नंबर एक मिल जाएगा। अब अगली बात आ गई, क्या ACA मिलने से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? प्रैक्टिस मतलब ऑडिट भी कर सकते हैं? सर ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी जो मर्जी करें। ऑडिट करने के लिए आपको यू नीड अ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। इसका मतलब इसमें फिर एक नई चीज क्या आएगी, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। अब इसमें दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे, या तो आप एज अ सोल प्रोप्राइटर ले लो, जैसे कि मैंने पहले सोल प्रोप्राइटर के तौर पर ही लिया था शहबाज सईद एंड को, सिर्फ मैं अकेला ही था। ठीक है, या आप चाहो तो फर्म का पार्टनर बन जाओ, अपनी फर्म को ही, मतलब इकट्ठे भी दो बंदे, 3 4 5 बंदे इकट्ठे भी कर सकते हैं। आपको पता ना कि लिमिट भी कोई नहीं है, 20 से ऊपर भी जा सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बिजनेस लॉ में भी, कंपनी लॉ में भी, कि 20 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। क्योंकि इसकी भी रीज़न पढ़ लें, हमारा जो आई कैप के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें बतौर लिमिटेड लाइबिलिटी काम करने से रोकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो हैं, यार हम सोल प्रोप्राइटरशिप बन सकते हैं या फर्म बन सकते हैं, पार्टनरशिप बन सकते हैं, कंपनी नहीं बन सकते। कंपनी बन के ऑडिट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है लीगली। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो भाई इन दोनों में से जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, आप वो बने। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये भी किस तरह मिलेगा, ये दो चीज़ें करके मिलेगा, फीस और एप्लीकेशन वगैरह, और ये भी हर साल फिर होता है। लाइसेंस आपको जो मिलता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, वो हर साल उसकी आपको फीस तो नहीं होती है, 30 सितंबर तक लास्ट डेट होती है, तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो अगले साल 30 जून तक होता है वैलिड, फिर आप वो देते हो। तो इस तरह एक सिस्टम चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि एक बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं मेंबर भी हूँ, तो मैं ये भी फ़ी देता हूँ, मेरी सोल प्रोप्राइटर भी है, मैं ये वाली फ़ी भी देता हूँ, मेरी फर्म भी है, मैं ये वाली फ़ी भी देता हूँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ मेंबर हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, फुल टाइम टीचर्स हैं मोस्टली, जैसे वो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो या जो लोग CFO लग जाते हैं, मैनेजर अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह लग जाते हैं, वो लोग फर्म नहीं चला रहे होते, सोल या फर्म पार्टनरशिप, तो वो सिर्फ मेंबर होते हैं। उन्होंने सिर्फ एक फ़ीस देनी है, हर साल रिन्यूअल लेना है। ठीक है, जो मेंबर और ये हैं, समझ आ गई ना बात। ठीक है, तो भाई साहब जब आप ये काम भी सारा कर लोगे, फिर जाके आप ऑडिटर बनते हो, आप ऑडिट करने के अहल होते हो। ठीक है, वो आ गई ना गल समझ, बेसिक सी बातें थी, मेरे ख्याल में पता होंगी, बट क्योंकि थोड़ा सा आई गेस हमारे ऑडिट के हवाले से भी रेलेवेंट थी, तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाए बातें। ठीक है जी, चलें अब ज़रा आ जाएं। वो कहते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है, चाहे ये या ये जो भी है, या कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो फिर भी उसका ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। दो तरह की कंपनीज आ चुकी हैं अभी तक सामने। पहली कौन है, अगर वो पब्लिक कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड अनलिस्टेड है, ये तो सवाल ही कोई नहीं है, पब्लिक है। ठीक है, अगर वो पब्लिक है जो भी है, ऑडिटर उसका कौन होगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। दूसरे नंबर पे ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, इसका ऑडिटर भी कौन होगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा अगले नंबर पे। या एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो उसका भी जो ऑडिटर है वो कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। तो अगर मैं कहूं तो इसमें 3 तरह की कंपनीज आ जाएंगी भाई। पहले नंबर पे पब्लिक कंपनीज, हर तरह की पब्लिक कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड, सही है। दूसरे नंबर पे भाई प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी की भाई सब्सिडरी है। इसमें भी कैपिटल शैपिटल का कोई सीन नहीं है। हर प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, उसका भी ऑडिटर कौन होगा, CA होगा, चाहे वो सोल वाला है चाहे पार्टनरशिप फॉर्म है। थर्ड नंबर पे ऐसी प्राइवेट कंपनी, अब इधर से निकल गई ना चीज, देखो इधर भी पब्लिक थी, इधर भी पब्लिक शामिल थी, तो उन्होंने कहा पब्लिक खुद भी, उसका भी ऑर्डर CA होना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी प्राइवेट है,
तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका भी ऑडिटर सीए ही होना चाहिए। और एंड पे वो कहता है भाई ये ना समझना कि मैं सादा वाली प्राइवेट को छोड़ दूंगा। उसने कहा ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन कितना 3 मिलियन रुपीज, जिनका पेड अप, अच्छा यहां पे ऑथराइज की बात नहीं हो रही, पेड अप की हो रही है। पता ना ऑथराइज कैपिटल एक और चीज होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो आप इशू कर सकते हैं। पेड अप से मुराद है जो इशू कर दी हुई है और जिसके अगेंस्ट पैसे भी आ चुके हैं। तो सर ये 3 तरह की कंपनीज का जो ऑडिटर है वो कौन होगा? कौन होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो सकता है। अब पीछे बचा कौन गरीब? बचा कौन? देखें बचा सर वो है, देखो पब्लिक कंपनी भी घेर ली, मतलब लिस्टेड अनलिस्टेड भी घेर ली है हमने, सीएस ने अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी प्राइवेट का आपको पता ना इसमें सिंगल मेंबर और प्राइवेट दोनों ही आ जाती हैं। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी हैं वो भी घेर ली हैं सारी की सारी। अब पीछे बचती तो सिर्फ प्राइवेट ही थी ना, सादा वाली प्राइवेट जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। अच्छा वो भी हमने कहा 3 मिलियन से ऊपर वाली जो है वो, तो भाई जो 3 मिलियन से नीचे वाली बचती है ना, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, सिंगल मेंबर या प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, उनका जो ऑडिटर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। आईसीएमए वाला जो है, एसीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अब वैसे उन्होंने भी चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपना नाम करवा लिया है, वो भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 3-4 साल पहले बड़ा जोर लगा था इस चीज का कि ये थोड़ी चेंज हो जाए। चेंज उन्होंने इस तरह करवाने की कोशिश की, किसी ने कोशिश नहीं की, मतलब कि जाहिर है जिसका हाथ पड़ता है वो थोड़ा जाके फिर कानून में चेंजेस के लिए बात भी करते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर चेंज करनी थी ना, पार्लियामेंट ने करनी थी। आईकैब वाले बस बाद में जब वो किसी और वजह से नहीं हो सका वो वाली अमेंडमेंट, तो आईकैब वाले ने लुडियाँ डालने लगे कि शायद हमने रोकी है। तो खैर चेंज एक आने लगी थी। चेंज क्या आने लगी थी? ये 3 मिलियन को 10 मिलियन करने लगे थे। ठीक है, अगर ये 10 मिलियन हो जाती तो इसका क्या मतलब था? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 10 मिलियन से ऊपर है जिनका पेड अप कैपिटल, उनके लिए सीए लाजमी है, नीचे वालों के लिए सीए लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब है कि 10 मिलियन से नीचे वालों के लिए एसीएमए भी लग सकते थे। ठीक है, तो वो सही है यार। वैसे हमें पर्सनली, मुझे कोई इससे मसला नहीं है। हर जो रिस्क होता है, रोजी होती है, वो अल्लाह पाक ने लिखी है इतनी जिसको मिलनी है। ठीक है, कोई इसमें किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी जाहिर है हमारे भाई हैं, वो भी अगर करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और आपको मजे वाली बात बताऊं कि मोस्टली जो प्राइवेट कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो इसी पेड अप कैपिटल से नीचे नीचे ही होती हैं मोस्टली। तो इसका मतलब कि कंपनीज को भी ऑप्शन मिल जाना था, कंपटीशन भी आ जाना था। मुझे पर्सनली तो इससे कोई नहीं है कि वो सीएस को भी रख सकते थे, सीएमएस को भी रख सकते थे। अभी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कंपनी या प्राइवेट कंपनी उसका 3.5 मिलियन भी है तो उससे सीए को हायर कर सकती है। ठीक है, तो खैर ये एक ड्राफ्ट आया था जो कि सिर्फ ये चेंज नहीं थी, और भी काफ़ी चेंजेस थी कंपनीज एक्ट के अंदर। तो वो पूरे का पूरा जो ड्राफ्ट था वो ही किसी रीज़न की वजह से अप्रूव नहीं हो सका था, नहीं बन सका था। तो ये बचत हो गई थी, अदरवाइज ये ऊपर चला जाना था। तो बचत मतलब क्या हो गई थी, कहने का पर्पज़ है कि ये चेंज आ जानी थी, तो फिर सीएमएस जो हैं उनके पास ये एक वाइड ऑप्शन मिल जाना था उनको। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, फिलहाल यही वाला ये ऑप्शन 3 मिलियन से कम वालों पे वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़े, वो कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन द स्पेसिफाइड अबाउ। तो अदर देन हमने पढ़ लिया ना, सिर्फ यही बची ना, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका 3 मिलियन से कम है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं बची। फिर इन केस ऑफ कंपनी अदर देन द स्पेसिफाइड अबाउ अनलेस सच पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इसलिए उन्होंने अब यहाँ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात भी कर दी, वो भी बन सकता है। हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द रेलेवेंट इंस्टीट्यूट। हमारा इंस्टीट्यूट आईकैप है, उनका कौन है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ठीक है, नीचे पढ़ लें। इट शुड बी नोटेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ ए एंड बी अबव a firm where majority of practicing partners are qualified for appointment shall be appointed by its firm name to be auditors of the company। वो firm name से फिर अपॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारी जो फर्म है शहबाज हनान एंड को, वो फर्म नेम से शहबाज हनान एंड को के नाम से होती है। अगर मैं फर्म शहबाज हनान से भेजूँ किसी को अपनी कॉन्सेंट, तो मैं शहबाज सईद की नहीं भेज रहा होता कि मैं अकेला कर रहा हूँ, भाई वो हनान भी कर रहा है, तो पूरी फर्म ओवरऑल कर रही होती है। ठीक है, इसलिए तो कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी का खत्म किया। उन्होंने कहा भाई वो जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी होगी, हर पार्टनर की जिम्मेदारी होगी फर्म की सूरत में, तो सबका नाम आता है। नीचे उन्होंने लिख दिया वेयर अ पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली द पार्टनर्स हु मीट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एज गिवन अबव विल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो वो सिर्फ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वैलिड प्रैक्टिस वाले हैं, सही है, वही सिर्फ क्या कर सकते हैं भाई, अपना कर सकते हैं इसमें। ठीक है।
साइन वगैरह। नीचे बात आई कि नीचे वाले बंदों में से कोई भी शख्स कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये भाई कल पढ़ेंगे, फिलहाल तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सीए होना ज़रूरी है कि नहीं, ये हमने पढ़ा है। अब नीचे बात है कि बेशक सीए हो या सीएमए हो 3 मिलियन से कम वाली के लिए, बट अगर आपके अंदर ये नुक्स हैं तो फिर आप नहीं बन सकते। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लेनी है। मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।